हेलो एंड वेलकम टू डिजायर आईएएस। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन और ये जो है 2 वॉल्यूम्स में आता है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के अधिकांश क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, क्योंकि यह एक एनालिटिकल सेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें एनालिसिस बहुत ज़्यादा दिया होता है। तो एनालिसिस के आधार पे जो है सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारी इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वह जिस प्रकार चल रही है उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिटिकल डॉक्यूमेंट जो होता है इट इज एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो भारत की जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की क्या हालात है इस पर पूरी बात इसमें दी होती है। और जो इकोनॉमिक सर्वे का जो सेकंड वॉल्यूम है उस सेकंड वॉल्यूम में आपको पता होना चाहिए कि उसमें स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स इत्यादि ज्यादा होते हैं। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन अधिकांशतः जो हैं वो सेकंड वॉल्यूम से आते हैं, लेकिन आप एक बात याद रखेंगे, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रीलिम्स के कई बार क्वेश्चंस जो है वॉल्यूम 1 से भी आते हैं, लेकिन आपको जो है ना स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा फिगर के लिए आपको वॉल्यूम 2 पर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपको जब भी किसी भी प्रकार के जितने भी भारत की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में चर्चा करनी है तो हम लोग बात करते हैं जो है इकोनॉमिक सर्वे 1 के बारे में, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इट इज एन ऑफिशियल वर्जन और यह बजट से पहले आता है। दैट मीन्स इट इज प्रीकर्सर टू बजट। यह बजट से पहले आता है, 1-2 दिन पहले आता है। इससे पहले मैं आपको एक और बात साथ में बता देता हूं कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद बजट आना शुरू हो गया। आपने सुना होगा आर्टिकल अनुच्छेद 112, इसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। तो अनुच्छेद 112 में क्या दिया हुआ है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसकी बात की जाती है एनुअल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो एनुअल डॉक्यूमेंट में किसकी बात करते हैं हम लोग? इस प्रकार से जो है हम लोग जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसे दिया हुआ है आर्टिकल 112 में। इट इज गिवन इन दी आर्टिकल 102। तो 112 आर्टिकल एक तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में आपको याद रखना है कि 2 वॉल्यूम्स में आता है। कौन देता है इसे? द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से बजट के साथ में मतलब बजट के साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे आया करता था, लेकिन इस परिकल्पना को चेंज कर दिया गया और 1964 के बाद से इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया और इससे पहले प्रीकर्सर मतलब पहले लाया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब देखिए, और एक और बात याद रखना, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड कि भाई आपको इकोनॉमिक सर्वे लाना ही है, ऐसा कहीं पर भी हमारे किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया हुआ। साथ ही साथ लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखता है और बजट के कई सारे प्रावधान जो है वो इस पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट में से इसमें से कुछ भी ना लिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर और एनालिसिस को बजट में ऐड भी किया जाए। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो की पूरी इकोनॉमी की जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है उसके बारे में ये पूरी डिटेल्ड वर्जन होता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यह हर साल इस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स को, जो कि 2 वॉल्यूम्स में आता है, पहले केवल ये 1 वॉल्यूम में आता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ती जा रही है इसकी जो है ना वॉल्यूम्स भी बढ़ा दिए गए, ठीक है। और इसे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द बजट सेशन के दौरान दोनों ही पार्लियामेंट में इसे पेश किया जाता है। ये पॉइंट्स आपको एक बात जरूर याद रखनी है। और इसको जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर गाइडेंस में
इसे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड किया जाता है, ठीक है। और इस बार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे जिन्होंने इसको पूरी तरह से तैयार किया है, उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, इन्होंने इनको पेश किया और अल्टीमेटली इट वाज टेबल्ड बाय निर्मला सीतारमण ऑन 31st of January 2020, राइट। तो इन्हें जो टेबल्ड किया गया वो 31 जनवरी 2020 को टेबल्ड किया, ये बात आपको सारी याद रखनी है। और इसके बाद जो है ना बजट, इसके बाद में बजट को लाया गया है। तो ये पॉइंट्स क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना ये पूरी तरह से क्या करता है, इकोनॉमिक सर्वे रिव्यूज द डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ है 12 माह में। और न सिर्फ ये केवल एक साल का बल्कि प्रीवियस जितने भी एनालिसिस हैं उनको एक डिटेल्ड वर्जन तैयार करके, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को एक आमूलचूल रूप दिया जाए। वी कैन एग्जिस्ट इन द लीडिंग पोजीशन अमंग दी वर्ल्ड इकोनॉमीज, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में हम लोग लीडिंग पोजीशन में रहें, इसलिए ये डिटेल्ड वर्जन लाया जाता है, ठीक है। और इसका मेनली रीजन क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑन मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, टेक्नोलॉजी को साथ में एम्बेड करना, सो दैट कि किसी भी प्रकार की जो ब्रीचिंग है या फिर इकोनॉमिक में जो है बहुत सारे नेक्सस होते हैं, आपको ये बात पता होगा, आपने ये वर्ड भी सुना होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर भी कहा गया कि प्रो बिजनेस पॉलिसी होनी चाहिए, क्रोनी बिजनेस नहीं होना चाहिए। और क्रोनी बिजनेस क्या होता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी सेंटर में हो, स्टेट में हो, और बिजनेसमैन का अपने आप में नेक्सस हो जाए, आपस में गठजोड़ हो जाए, तो वह क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये पूरी तरह से जो वर्जन है वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करता है। तो देखिए, इट प्रेजेंट्स बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और वो कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। 21 जनवरी 2020 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, बोथ द हाउस मतलब दोनों सेशन में, और साथ ही साथ में यूनियन बजट से यह पहले पारित होता है। ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, चलिए। फिर देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हैज प्रोवाइडेड अ रिफ्रेशिंग रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द मेनी चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, कि जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म एक एग्जाम्पल हो गया, इसी प्रकार से वी हैव पॉलिसी पैरालिसिस, हमारी पॉलिसीज जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, हम पहले वाली जो पॉलिसीज हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं और नई पॉलिसीज बना लेते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। ये पर्टिकुलरली क्या है, फ्री हैंड जो है हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वो इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करता है। इट टेक्स इकोनॉमिक फॉरवर्ड, सबसे खास बात है ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करता है। द इंपैक्ट ऑफ द प्रीवियस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं पहले, उन सभी के बारे में क्या होता है, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस करके और स्टैटिस्टिकल डेटा, जो भी डाटा है उसका यूज करके, जैसे आरबीआई के द्वारा जो भी डेटा है ना, सीएसओ जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेटा है ना, जो भी सीपीआई अर्बन है, सीपीआई रूरल है, सीपीआई अर्बन प्लस रूरल है, इन सभी का डेटा को यूज करके यह जो है भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बहुत द्रुतगामी बनाया जाए, फास्ट बनाया जाए, किस प्रकार भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, किस प्रकार भारत में बहुत ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, इस सभी के लिए इसमें जो है प्रावधान दिए होते हैं कि भारतीय सरकार को किस प्रकार डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट एन इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, और ही इज कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिन्होंने जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और साथ में इकोनॉमिक सर्वे का जो कलर था वो क्या था, लेवेंडर।
लेवेंडर किसका कलर है? जो 100 रुपी नोट का जो कलर है वही लेवेंडर है। और आपको ये इसके बारे में तो पता ही होगा, 2005 में डी उदय कुमार 2015 में डी उदय कुमार ने ये रुपी का सिंबल दिया था। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में सबसे खास बात क्या हुई, इस बार का ऐसा पहली बार इकोनॉमिक सर्वे है जो हमारे जो एंशियंट मतलब जो ओल्ड आइडियाज थे, किस किस के, कौटिल्य के, थिरुकुलर जो है तिरुवल्लुवर के जो बुक है उससे भी बहुत सारे आइडियाज को लिया है और उनको भारत के प्रेजेंट मतलब 2019-20 में एम्बेड करने की बात की है। तो इसीलिए पुराने 100 के नोट और नए 100 के नोट मतलब दिस इकोनॉमिक सर्वे इज द सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, है ना। तो ये पर्पल न्यू नोट 100 रुपी का है और इस कलर को लेवेंडर का है। तो इसीलिए क्या है, वी कैन सी एन इंटीग्रेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडियाज ऑफ इकोनॉमी, उन सबको ऐड करने का काम इन्होंने किया है। तो केवी सुब्रमण्यम ने अपने एक ट्वीट में यह कहा कि हम जो हैं 2024-25 तक वी वांट टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ये बात अलग है कि अब तो कोरोना आ गया है और हमको एक बहुत बड़ा सेटबैक ब्रेक लग गया हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आपको ये बात पता होगी चक्रवर्ती ब्याज, है ना। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि उसमें हर साल उसमें ग्रोथ इंक्लूड होती चली जाती है, लेकिन हम जो इस बार फेस करेंगे नेगेटिव में, ऑलमोस्ट नेगेटिव में हम लोग ग्रोथ फिगर करेंगे। लेकिन जब ये आया था इकोनॉमिक सर्वे, उस समय किसी भी प्रकार के कोरोना क्राइसिस की बात नहीं थी। तो उस समय इन्होंने $5 ट्रिलियन जो है ना 2024-25 तक जो है इन्होंने आशा करी थी, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने एक वर्चुअस साइकिल की बात की कि बहुत अच्छे वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना, मतलब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, इन सभी पर क्या है एक इस तरह का मशीन हो जो कि क्या करे, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन हो, तो ज्यादा से ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट आए। सो अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इकोनॉमी 5 ट्रिलियन लुकिंग बियॉन्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये एक साम्य की बात कर रहे थे, है ना। और 8% की ग्रोथ से यदि भारत जो है ग्रोथ करता तो 2024-25 तक वी कैन बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट प्रेजेंटली इट कैन नॉट बी पॉसिबल। वर्तमान में जो है हम लोग लगभग जो है $2.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, ये बात आपको एक पता होनी चाहिए। वर्तमान में हम इतना चल रहे हैं। और भारत का एक और लक्ष्य ये भी था, भारत का एक और लक्ष्य क्या था, 2032 तक 2032 तक वी कैन बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो अभी थोड़ा सा ये फार साइटेड लग रहा है, बहुत दूर का नजारा लग रहा है। इस बजट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें की गई। रिचर्ड थैलर का आपने नाम सुना होगा, उनको 2018 का नोबेल प्राइज भी मिला है उनके बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए, मतलब व्यवहार से जो अर्थव्यवस्था जनरेट होती है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, यदि हम जो हैं हाइजेनिक रहेंगे, इन हाइजेनिक नहीं रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो उस केस में हमको क्या है बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो एक जो मेजर चंक ऑफ आर सेविंग्स वो बच जाएगा, और वो सेविंग्स जो होती है ना वही ग्रोथ फैक्टर के तौर पे काम करेगी। तो द थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 एंड 20 वो एक्चुअल में क्या था, इनेबल द मार्केट, प्रमोट प्रो बिजनेस, क्रॉनी बिजनेस नहीं, प्रो बिजनेस की तरफ बात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना अर्थव्यवस्था में ट्रस्ट बिल्डअप हो, इस पर पूरी तरह से फोकस था। एंड एथिकल वेल्थ क्रिएशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हमारा फोकस था वेल्थ क्रिएशन पर, प्रो बिजनेस पॉलिसीज हो, और जो कि मार्केट इनेबल्ड रहे और इकोनॉमी में सबको ट्रस्ट रहे, मतलब एक तरह से विश्वास पैदा हो, और इससे क्या हो कि हम लोग $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाए। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। तो जीडीपी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि भारत पिछले दिनों में जो
इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, उसमें सबसे तेजी से ग्रो कर रहा था, इवन चाइना से भी तेज ग्रो कर रहा था, है ना। और आप देखेंगे 2016-17 में 8.2 की ग्रोथ थी, और इस बार जो प्रेडिक्शन था वो 5% का था, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोअर जाने वाला है, क्योंकि ये तो फरवरी में रिलीज किया गया था, राइट, सॉरी जनवरी, 31 जनवरी में रिलीज किया गया था। तो 5% की ग्रोथ ये बहुत कम देखी जाएगी, और इन्होंने आशा की थी कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2020-21 में 6 to 6.5 हमारी जो है ग्रोथ रहेगी। तो आपको ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि 2019-20 में हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 5%, और 6 से 6.5% अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ये हमारी ग्रोथ रहती ओवरऑल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यह क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का साइज यही बतलाता है। और आपको एक बात जरूर पता होगी कि हम लोग जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको 3 पार्ट में सब डिवाइड करते हैं। तो एक तो जो है सबसे पहला तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। तो इसमें देखिए 2017-18 में अच्छी ग्रोथ देखी गई थी 5%, उसके बाद में 2.9 देखी गई 18-19 में, और करंटली इन्होंने प्रेडिक्शन किया था 2.8। तो एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है 2.8% ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक सर्वे, राइट। और देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे आप अमेरिकन इकोनॉमी देखिए, तो अमेरिकन इकोनॉमी में केवल 1% है जो है एग्रीकल्चर का परसेंटेज, ओनली एंड ओनली 1%, केवल 1% ही, राइट। अब देखिए एग्रीकल्चर, आपको यह बात भी पता होगी कि 2022 तक जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका यह लक्ष्य था कि वी शुड हैव 2 times ऑफ द फार्मर इनकम, जो किसानों की इनकम है ये 2 गुना करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या करा, न सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया बल्कि लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो देखिए लाइव स्टॉक में देखिए 7.9%, लाइव स्टॉक का मतलब पशु इत्यादि पर। और जो फूड प्रोसेसिंग है, आपको पता होगा हरसिमरत कौर बादल मिनिस्टर चल रही हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इसमें भी 5.06% की ग्रोथ देखी जाएगी, लेकिन ये जो है एग्रीकल्चर की 2.8। तो इसीलिए फार्मर को जो है ना बहुत सारे जो है लाइव स्टॉक, एडवांस ब्रीडिंग का मतलब है कि उनमें नस्ल अच्छी करके उनको क्या किया जाए, एग्रीकल्चर में उनको मदद मिले, इसीलिए क्या कर रहे हैं, लाइव स्टॉक को भी ऐड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो ये जो है सेकेंडरी सेक्टर है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है ना किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे भी जो बहुत ज्यादा लोग जो फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब है ना, फार्म सेक्टर का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको माइग्रेट करके सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीय क्षेत्र जो कि इंडस्ट्रीज है उनमें लाया जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो छिपी बेरोजगारी है, क्योंकि यहां पर आदमियों की तो आवश्यकता होती है, केवल 2 आदमियों की आवश्यकता होती है, उनकी जगह 10 लोग यहां पर काम कर रहे होते हैं। तो इनको यदि यहां पर लाया जाए और हमारे इंडस्ट्रीज को ग्रोथ दिया जाए, तो भारत का सबसे ज्यादा जो जोर लगा रहा है इंडियन गवर्नमेंट वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, और इसी के लिए भारत जो है ना अपनी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट जो पॉलिसीज है उसको लूज करता जा रहा है, हल्का करता जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ल्यूक्रेट हो। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसीज में भी बहुत ज्यादा चेंज लाया है, और उसमें रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। तो इस सब का रीजन ये है कि भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ यदि हो गई तो इट विल बी अ ड्रामेटिकली चेंज इन आवर इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए अभी जो है 2019-20 में जो प्रेडिक्शन था वो कितना है, 2.5%, तो बहुत ही कम ग्रोथ है। तो आपको 2.8 एग्रीकल्चर में याद रखना है, 5% अकॉर्डिंग टू ओवरऑल जीडीपी एग्रीकल्चर में, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2.5%, राइट। सर्विस सेक्टर जो होता है ये टर्शरी एरिया होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र, जिसमें जितने भी ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी जो सॉफ्टवेयर, आईटीईएस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं, इन सभी को एम्बेड किया जाता है। बैंक्स, जो भी सर्विसेज, होटल इंडस्ट्रीज, तो जो भी चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन रिटेलर्स, रिटेल जो शॉप्स हैं वो भी क्या हैं,
सर्विस सेक्टर में आता है। तो इसमें ग्रोथ जो देखी जाएगी वो 6.9 ग्रोथ देखी जाएगी। और भारत का सबसे बड़ा जो जीडीपी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो सर्विस सेक्टर है। तो आप याद रखना, सर्विस सेक्टर से भारत को सबसे ज्यादा जीडीपी मिलता है, फिर इंडस्ट्रीज से मिलता है, और सबसे कम जो है वो हमको एग्रीकल्चर से मिलता है। लेकिन आप एक बात याद रखना, पिछले दिनों में एग्रीकल्चर में इतनी बंपर पैदावार हुई है कि एग्रीकल्चर में भी अच्छा ग्रोथ देखने की संभावना है, क्योंकि रेनफॉल भी बहुत अच्छा देखा गया। तो आपको तीनों सेक्टर्स के बारे में पता चल गया। अब आती है बात फॉरेक्स की। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व, विदेशी संग्रह। तो आपने सुना होगा 1991 में भारत के पास एक समय ऐसा भी आया था जब केवल 14 डेज का, 14 दिनों का जो है फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व बचा था। फॉरेन रिजर्व केवल 14 दिन का बचा था, और भारत को तब अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा, और तब भारत सरकार लाई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन रिजर्व भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप पूछेंगे फॉरेन रिजर्व होता क्या है? तो फॉरेक्स जो है, फॉरेन रिजर्व जो है, यह एक तो हो सकता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एक आईएमएफ में हमारे पास जितने भी पेमेंट है, हमारे पास जितना भी गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी, ये सभी फॉरेक्स रिजर्व होता है। उस समय पर जब ये इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था तब इट वाज 461, लेकिन वर्तमान में ये कितना हो गया है? आपने अभी हाल ही में, मैं जब लेक्चर बना रहा हूं, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो 500 बिलियन डॉलर्स के पॉइंट को भी क्रॉस कर चुका है इस प्रकार से। और इसके पीछे कारण क्या है? तो आप सीधा सा एक कारण बता सकते हैं। क्या बताएंगे? कि भारत की मांग कम हो गई, डिमांड कम हो गई, और भारत को सबसे ज्यादा जो पैसा जो सऊदी अरब और दूसरे देशों को पेट्रोल खरीदने में और गोल्ड खरीदने में दिया जाता था, वो भारत के लोगों की मांग कम होने की वजह से और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो प्राइसेस है वो कम होने की वजह से भारत को लगातार सेविंग्स हो रही है, और इसीलिए भारत का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे न सिर्फ भारत, आपने क्या देखा, 5% ग्रोथ रेट सबसे कम है, और यदि हमको 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है तो 8% की ग्रोथ से एवरी ईयर हमको बढ़ना होगा। लेकिन पिछले सालों में देखा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी भी, जो कि 3.6% की ग्रोथ से चल रही थी 2018-19 में, वो अभी 3 पर हो गई है। इसी प्रकार जो कि यूरोपियन डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इन सभी में ग्रोथ कम देखा जा रहा है। इवन चाइना में भी। तो सभी दुनिया के देशों में क्या है, अभी ग्लोबलाइजेशन का कमी होने की वजह से और बहुत सारे रीजन से क्या हुआ, मार्केट में क्या हो रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। तो इसलिए इसका असर भारत पर भी आएगा, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जब गिरती है तो भारत पर भी इसका असर आता है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति की दर। और मुद्रास्फीति का मतलब कुछ नहीं, आप लोग एक ही चीज से इंग्लिश में याद रख सकते हैं, डियरनेस। और डियरनेस का मतलब क्या होता है? डियरनेस का मतलब होता है महंगाई दर। महंगाई दर, तो महंगाई दर पिछले सालों में क्या देखी गई, दो तरह से देखी जाती है। एक तो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो 4.1% की दर से बढ़ेगा। मतलब हमारा जो, मान लीजिए पहले कुल जो वस्तुएं थी वो 100 रुपए में मिलती थी, तो अब कितने में मिलेंगी, 104.1 में। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि रघुराम राजन जी ने और आरबीआई ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये सजेशन दिया था कि यदि जो है इन्फ्लेशन 4% ±2% रहती है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेस्ट है। इसका मतलब यदि हमारी जो मुद्रास्फीति की दर है वो 2% से लेकर यदि 6% के बीच में, इसका मतलब अंडर कंट्रोल है। और जब भी मुद्रास्फीति की दर इस दर से बढ़ती है ना, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी का साइज भी बढ़ रहा है, क्योंकि चीजों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा है, इसीलिए वो डिमांड को, महंगाई बढ़ने दे रहे हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की चेन भी यहां पर काम करती है।
और देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना वो 1.5% की ग्रोथ पे, 1.5% याद रखना, जबकि सीपीआई जो है 4.1%। ये सभी आंकड़े फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए और आपको इसका जो डिटेल्ड सेक्शन है मैं आपके लिए जो है एक एक सेक्शन लाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे कवर करने वाला हूं। तो वहां हम लोग पूरा डिटेल्ड जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को देखने के बाद में और फिर हम लोग बजट के एनालिसिस को इस इकोनॉमिक सर्वे से कंपेयर करते हुए चलेंगे और कौन कौन सी योजना इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है और साथ ही साथ इस कोरोना पेंडेमिक के बाद में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जो चेंजमेंट आया, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, तो थोड़ा सा मैं एक चर्चा कर लेता हूं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर क्या है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये प्रस्तुत करता है, किसके द्वारा, किसके अंडर में आता है ये ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जब भी आप लेक्चर सुने मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसके मिनिस्टर वर्तमान में कौन चल रहे हैं, राइट, कौन चल रहा है। बहुत ही अच्छा नाम है और आपको मैं लिंक भी बता देता हूं, कहीं वो भूतपूर्व रेल मिनिस्टर तो नहीं थे कहीं, है ना। चलिए, और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है वो निकालता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये गुड्स मतलब वस्तुओं के लिए भी होती है और सेवाओं के लिए भी होती है। इसीलिए देखिए यहां पर आपको जो है सीपीआई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सर्विसेज के जो प्राइस है ना, सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों में 2018-19 में डब्ल्यूपीआई क्यों बढ़ गया था, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा प्याज और अन्य खाद्यान्नों की प्राइस अचानक से जमाखोरी की वजह से बढ़ गई थी, है ना, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। तो ये जो है ना होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स के लिए होता है। ये कितनी वस्तुओं को कवर करता है, 697 वस्तुओं को, जबकि ये जो है रूरल बास्केट और अर्बन बास्केट दोनों अलग अलग है, 448 इन रूरल बास्केट और 460 अर्बन बास्केट। और सीपीआई जो है ना वो 3 तरीके से निकाला जाता है, अर्बन एक होता है सीपीआई रूरल और एक होता है अर्बन प्लस रूरल, और इनका सभी का बेस ईयर होता है, इसका बेस ईयर है 2012 और इसका बेस ईयर है डब्ल्यूपीआई का 2011-12। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो फाइनली जो है मतलब पूरी कहानी जो है एकदम कवर हो चुकी है। तो 10 आइडियाज इस अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें दिया गया। वेल्थ क्रिएशन तो इसका थीम था ही। आपको रिचर्ड थैलर के बारे में मैंने बताया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात की है। इससे पहले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे था वो पिंक था क्योंकि वो फीमेल महिलाओं पर आधारित था, उनको महिलाओं को बहुत ज्यादा उसमें प्रोत्साहन दिया गया था। जो है लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे था 2018-19 का। मार्केट इनेबल्ड, मार्केट को फ्री छोड़ा जाए। इनविजिबल हैंड की बात की गई है, एक और, इनविजिबल हैंड्स क्या होते हैं, ये बाजार की शक्तियां होती हैं। एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया था कि इनविजिबल हैंड, कई बार क्या होता है बाजार अपने आप को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, प्राइस और जो डिमांड पुल और सप्लाई साइड और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, इन सभी को क्या है ये कनेक्ट करता है। तो मार्केट अपने आप जो है ना पूरी की पूरी, कई बार क्या होता है देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा पॉलिसीज, आरबीआई ज्यादा रेपो रिवर्स रेपो को चेंज ना करके कई बार क्या होता है बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो बाजार अपने आप ही क्या करता है, रेगुलेट कर लेता है पूरी अर्थव्यवस्था को। तो इसी को इनविजिबल हैंड कहते हैं। वेल्थ क्रिएशन क्लियर हुआ। ये सभी जो पॉइंट्स है ना वो डिटेल्ड में है ना, एक जो 10वां जो चैप्टर है वो थालीनॉमिक्स के बारे में, कि आम आदमी की थाली में जो है ना, अब पिछले जो 2014-15 की तुलना में 29% जो है ना लोगों की थाली में प्रोटीन और अदर मटेरियल्स बहुत बड़े हैं, ताकि क्या हो रहा है लोगों को, इसका मतलब यह है कि लोगों का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। प्रो बिजनेस पॉलिसीज के बारे में मैंने बात करी है। ग्रास रूट लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए उद्यमी हैं, आपको यह भी पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो दे रहा है वो चाइना दे रहा है, सेकंड नंबर पे यूएसए दे रहा है और भारत तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, स्टैंड अप, ये योजनाएं जो थी मुद्रा योजना, मुद्रा स्कीम के तहत बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो है उत्पत्ति हुई है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा चेंज लाया गया। आपको पता होगा कि भारत अब 63rd रैंक पर आ चुका है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में।
इससे ये अट्रैक्ट होता है कि दुनिया के जो बाहर कंपनीज हैं वो भारत की ओर अट्रैक्ट होंगी और भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा तो जॉब्स लगेंगी और ओवरऑल पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बढ़ता चला जाएगा। और भारत सरकार को यह भी करना होगा कि जो एनार्क्रोनिस्टिक जो पॉलिसी है, मतलब जो अराजकतावादी पॉलिसी, उसको हटाकर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन जहां जरूरत है वहां लगाकर और हमको इस प्रकार की पॉलिसीज बनानी है। तो आई थिंक आपको जो बेसिक जो एक आइडिया था वो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, पहली बार कब ये अलग हुआ बजट से, और इन सभी पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला सेक्शन आएगा वो मैं चैप्टर वाइज डिटेल जो है आपके साथ डिस्कशन करूंगा। कमेंट में जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा, किसी भी प्रकार का सजेशन है जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर in this pandemic time, right? Thank you.